नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों को देखें, अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज भी हम दरअसल बातचीत करेंगे महाराष्ट्र के को लेकर। दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, यानी अजीत पवार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हुए, डिप्टी सीएम बने हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल होने वाला है, बड़ा सवाल है। और अगर यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी को क्या हासिल होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा है, तब तक बीजेपी में दूसरे किसी भी नेता की कोई भी किसी तरीके की औकात नहीं है। इसलिए यह कहना बेहतर होगा कि दरअसल नरेंद्र मोदी को क्या हासिल होगा इससे। दूसरा सवाल, क्या शरद पवार इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगे और क्या वो अपने पुराने तेवर में अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे और क्या वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को संभाल के रख पाएंगे। अगर पहले सवाल को एक नए सिरे से समझने की कोशिश की जाए कि आखिर मोदी जी को इससे क्या हासिल होगा, क्या इससे महाराष्ट्र की उनकी सरकार पहले से ज्यादा स्थायी वाली होगी, क्या इसकी वजह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको कोई फायदा होने वाला है, क्या यह कहा जाए कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो हवा बन रही थी उसको निकालने में नरेंद्र मोदी और बीजेपी कामयाब हुई है। ये तीन महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल है, वो इस सवाल को लेकर ये है कि आखिर तीन घोड़ों की बग्घी तीन अलग अलग दिशा में चलेगी तो बग्घी का क्या होगा। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से नहीं मिलती है और बीजेपी की विचारधारा अजीत पवार की विचारधारा से नहीं मिलती है। तीन अलग अलग वैचारिक विचारधारा की पार्टी है जो आज की तारीख में महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, आखिर कितने दिन अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे एकनाथ शिंदे और क्यों आज उनको शिवाजी पार्क में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन उससे बड़ा सवाल है शरद पवार का क्या होगा। शरद पवार जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो तो चाणक्य हैं, मैंने इस देश में बहुत सारे ऐसे चाणक्य को देखा है कि उनके नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें पता भी नहीं चला। शरद पवार अगर इतने ही बड़े नेता थे तो अपने भतीजे को क्यों संभाल के नहीं रख पाए, अपने दाहिने हाथ प्रफुल्ल पटेल को वो क्यों संभाल के नहीं रख पाए। क्या कारण है कि पार्टी उनके नीचे से खिसक गई। अभी तक तो सिर्फ 2 दर्जन के आसपास विधायकों के जाने की बात है, लेकिन अगर एक भी विधायक, एक भी नेता अगर उनके नीचे से खिसका है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। शरद पवार ने कहा है कि 1980 में उन्होंने जो किया था अब वो इस उम्र में करेंगे, लेकिन 1980 में वो तब मौजूदा उम्र की आधी उम्र में थे, तब उनके पास ताकत भी थी, तब उनके पास युवा जोश भी था और तब की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क था। लिहाजा क्या ये शरद पवार की एक तरीके से वो पारी होगी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता है। हम करेंगे इन्हीं सब चीजों पे बातचीत, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई में इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को कोई फायदा होगा या ये पूरा का पूरा घटनाक्रम यानी महाराष्ट्र का जो प्रयोग है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि परसेप्शन ये भी बनता है कि एक तरफ आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, दूसरा जिनको आप खुद भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनको आप खुद जेल में डालने की बात करते हैं, जिनके खिलाफ कुछ दिनों पहले तक ईडी और दूसरी एजेंसीज उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही थी, अब वही लोग देवेंद्र फडणवीस के साथ कैबिनेट में बैठेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके फैसले करेंगे, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। इस वक्त मुंबई के बड़े पत्रकार वाहिद अली खान साहब हैं। हमारे साथ रवि किरण देशमुख भी जुड़ गए हैं मुंबई से।
हमारे साथ प्रिया सहगल भी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी और प्रिया के पास जाने के पहले मैं मुंबई के अपने दोस्तों से एक बार बातचीत कर लूं कि दरअसल हो क्या रहा है। तो भाई सबसे पहले सवाल आपसे, आपको समझ में आया कि भाई ये इतना उठापटक करने की जरूरत बीजेपी को पड़ी क्या? उनकी सरकार तो पहले से स्टेबल थी, बहुमत से ज्यादा आंकड़ा उनके पास था, फिर अजीत पवार को लेकर आ रहे, जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे ये चक्की पीसिंग जेल जाएंगे, घुमा घुमा के कह रहे थे। अब उन्हीं के साथ बैठेंगे देवेंद्र फडणवीस, तो उनकी नैतिकता को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी को क्या हासिल होगा इससे? देखिए, बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी कर्नाटक इलेक्शन हारने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे क्या। उनकी जमीन पैर से हट गई है और यही बात देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में कि वो एनसीपी के कुछ लीडर्स को लेकर अपनी एक पार्टी में एकजुटता दिखा रही है और पार्टी का जो मनोबल है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा आशुतोष जी, कुछ दिन पहले जो चुनाव के रुझान हमारे पास आ रहे थे, जो आकलन लगाया जा रहा था, उसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही थी। तो बीजेपी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमने भाई साहब 48 लोग तो उठा के लिया है शिवसेना से, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहाव जो है वो उल्टी तरफ बह रही है, हवा दूसरी तरफ जाने लगी। सिंपैथी वोट जो है वो शिवसेना की तरफ, उद्धव ठाकरे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इनको लाकर हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि ऐसा तो नहीं हुआ कि हम इनको ले गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए और रोजे हमारे गले लग गए। तो ये समझ में नहीं आ रहा था उनको कि आखिरकार हम करें क्या, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अब इनको अचानक याद आया कि चलो कुछ लीडर्स ऐसे हैं एनसीपी के जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है, क्यों ना उनसे बातचीत की जाए। तो उनसे बातचीत शुरू हो गई। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में एनसीपी का नाम लिया और कहा कि मैं बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर उठा के डाल दूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद भी एनसीपी में बौखलाहट मच गई। बौखलाहट मचने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो चलो भाई, चलो बीजेपी में ही जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है अमूमन कि जब ईडी वाला फोन करता है और आप कह देते हैं कि भैया हमने बीजेपी शामिल हो गए हैं, तो ईडी वाला फोन करना बंद कर देता है आपको। तो यही देखने को मिला है। यही एक बात है कि खलबली यहां भी मची हुई थी, खलबली वहां भी मची हुई थी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि 90 जो बिन बुलाए मेहमान या अनवांटेड गेस्ट जो हमारे पास आ गए हैं, उनको हम अकोमोडेट कैसे करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा और यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे सीनियर कलीग्स को याद होगा कि जब 38 लोग ये शिवसेना से लेकर 48 लोग शिवसेना से लेकर आए एकनाथ शिंदे के साथ, तब सबको एक एक लॉलीपॉप दिया गया कि आपको हम कैबिनेट में मिनिस्ट्री देंगे, आपको स्टेट में मिनिस्ट्री देंगे। लेकिन हुआ क्या, किसी को भी कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली। हाँ, एक जिप्सी मिल गई है उनको और उसमें 4 बॉडीगार्ड्स वेपन वाले जरूर मिल गए, लेकिन सरकार तो चलती है कुर्सी से और कुर्सी नहीं दी गई। वैसे ही अब ये देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि 40 एमएलए इनके साथ आ गए हैं। 40 एमएलए आने के बाद इनको अकोमोडेट कहां से करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया है ये किस आधार पर लिया है। ये एक ऐसी व्यक्ति विशेष की पार्टी तोड़ रहे हैं आशुतोष जी, जो कि इनको भारी पड़ सकता है। बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट देने वाला व्यक्ति बाला साहब ठाकरे को ही वोट देगा और उनके वंशज को वोट देगा। शरद पवार जी वो दिग्गज नेता है जो 17 में 2.5 घंटे बारिश में खड़े होकर एक उम्मीदवार के लिए रैली करते हैं और उस उम्मीदवार को जिता के लाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी। आज भी शरद पवार जी हयात में है, यानी कि अलाइव है। तो शरद पवार जी के वोट बैंक्स कहां से तोड़ेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो बीजेपी कर रही है, इनके थिंक टैंकर्स क्या सोच रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।